नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कर रहे थे आपके एनएलसी गेट एग्जाम के लिए, जो कि अभी आपका ये होने वाले हैं। तो इसके पहले हमने एक सेट इसका ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग उस सेट को आप लोग देख सकते हैं। और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम इसमें जो है क्वेश्चन के साथ में उसके अलावा और भी एडिशनल पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जिससे कि आपका जो है पूरा एक कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा जनरल अवेयरनेस का। इतना हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लगभग सारे पोर्शन को कवर करे इस वीडियो के साथ में, जो भी आपका सीरीज चलेगा। और ये आपका एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग इसे जरूर देखना। और देखिए, हमने आपके लिए करंट अफेयर का भी पीडीएफ पूरा कंप्लीट तैयार करके अपलोड कर दिया है आज। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको पूरे एक साल के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जैसे आपका अवार्ड्स हो गए या फिर और भी जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो वो भी, और साथ में मंथ वाइज करंट अफेयर, जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर 2020 तक के मंथ का आपको पूरा अपडेटेड करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। तो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। और एक इंग्लिश का भी हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का दोनों का तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज के सेट 2 का आपका पहला क्वेश्चन है कि आईआरडीए इज अ। तो आईआरडीए जो है, तो ये क्या है? तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एडवाइजरी बॉडी है। तो देखिए, जो आईआरडीए इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी आपका है, तो दैट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो देखिए, जो स्टैच्यूटरी जो बॉडी होते हैं, तो ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया हुआ था। और इसे जो है गवर्नमेंट अपना ज़रूरत के अकॉर्डिंग अगर रहती है, कोई संस्था बनानी होती है, तो वो बनाती है अपने तरीके से। तो ये आपका देखिए, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी आपका स्टेचुरी बॉडी है, जो कि ये सेटअप किया गया था। और जितने भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, और जो मतलब कि जो पॉलिसी को इंश्योर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये बनाई गई थी सरकार के द्वारा। तो ये आपका एक स्टेचुरी बॉडी है। तो इस तरीके से देखिए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी आपके हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो हमने यहाँ पे इसका लिस्ट बनाया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इंडिया के अंदर में, तो वो तो आपका मेन मेन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की हम बात करते हैं, तो ये इनका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऑलरेडी ये मेंशन किया गया है इनका, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट हमने किया हुआ था। तो और ये जो होते हैं, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, और ये मोर पावरफुल होते हैं बाकी जो अदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन, जिनका कि आपको आर्टिकल 324 में मेंशन की गई है। और उसी के बाद फिर अगला देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, और साथ में कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का आपका हो गया, या फिर जो अटॉर्नी जनरल का हो गया, एडवोकेट जनरल का हो गया, और साथ में जो स्पेशल ऑफिसर फॉर इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए हो गए। तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आपसे पूछते रहते हैं, तो वो हमने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। और वहीं पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की यदि हम बात करते हैं, तो इनका देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पहले मेंशन नहीं किए गए थे। तो ये जो है एक गवर्नमेंट के डिसीजन पे, या फिर जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के मैटर पे जो है ये फॉर्मेशन की जाती है इनकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपको दिया हुआ नीति आयोग का, इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सीबीआई आपका हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकायुक्त एंड लोकपाल आपका हो गया, और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, और प्लानिंग कमीशन। तो ये सारे जो है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है इन्हें क्रिएट किया हुआ है। और ये जो है आपके, इनको बाद में जैसे एबोलिश भी किया जा सकता है, सिर्फ ये गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके लिए कोई जो है पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनके लिए। तो इसी तरीके से जैसे आपका पहले प्लानिंग कमीशन था, तो इसको जो है रिप्लेस करके अब नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद हॉकी। तो हॉकी से जो है कौन सा ट्रॉफी एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है डेविस कप, मर्डेका कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी। तो देखिए, जो ध्यानचंद ट्रॉफी जो आपका है, तो ये हॉकी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए, यहाँ पे जो आपका जैसे डेविस कप का आपका दिया हुआ है, तो ये टेनिस से आपका एसोसिएटेड है।
और वहीं पे जो आपका मर्डेका कप है तो ये आपका फुटबॉल से एसोसिएटेड है, और साथ में संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से ही एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिस्ट आपके लिए सारे बनाए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जो कप्स और ट्रॉफीज होते हैं जो भी रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ सभी को। जैसे हॉकी की बात करें तो इसमें आपका आगा खान कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया और रंगास्वामी कप आपका हो गया। फिर इसके अलावा बैडमिंटन की बात करें तो इसमें देखिए आपका होता है उबेर कप, थॉमस कप और नारंग कप। इसके अलावा क्रिकेट की बात करें तो इसमें बहुत सारे ट्रॉफी होती है। तो इसमें जैसे आपका हो गया दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी आपका हो गया। और वहीं फुटबॉल की बात करें तो इनसे जो ट्रॉफी रिलेटेड आपके रहते हैं, जैसे डूरंड कप आपका हो गया, रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, संजय गोल्ड कप हो गया और मर्डेका कप हो गया। फिर वही पोलो की बात करें तो इनसे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे राधा मोहन कप, विंचेस्टर कप हो गया। और वहीं गोल्फ की बात करें तो इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और राइडर कप। और वहीं टेनिस की बात करें तो इसमें भी देखिए बहुत सारे ट्रॉफी होती है, जिसमें कि आपका एक डेविस कप भी आपका होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हु इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो किसे जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम से उपाधि से जो है दिया जाता है या फिर इनको बोला जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, दैट इज दादा भाई नेहरू जी। तो इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली जाती है। तो ये देखिए इसलिए ये टाइटल इनको इसलिए दी गई है क्योंकि ये जो इन्होंने एक बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया था, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। जैसे ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में जो हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल जितने भी हुए थे, तो इसमें जो है इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इस कारण से इनको उपाधि दी गई थी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का। तो इसके अलावा देखिए और भी जो इम्पोर्टेंट जो भी आपके रहते हैं पर्सन्स को, निक नेम से जाने जाते हैं उनको, तो लिस्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका लिस्ट दिया हुआ है। जैसे बादशाह खान किसको बोला जाता है, तो ये आपका हो गया दैट इज खान अब्दुल गफ्फर खान को बोला जाता है। फिर वही देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है तो ये बोला जाता है अब्दुल खान गफ्फर खान को ही बोला जाता है। फिर अगला देखिए आपको जैसे फादर ऑफ नेशन, जैसे ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये दिया गया था उपाधि, तो महात्मा गांधी जी को बोला जाता है फादर ऑफ नेशन, या फिर इनको बापू जी भी बोला जाता है, और भी बहुत सारे नामों से ये जाने जाते हैं। फिर वही नेताजी की बात करें हम, तो देखिए नेताजी का जो उपाधि था तो ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो कभी कभार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे ये जो टर्म दिए गए थे नेताजी, तो ये किसके द्वारा दिए गए थे, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो नेताजी बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। फिर अगला देखिए जो आपका दिया हुआ इसमें गुरुदेव का, तो गुरुदेव का उपाधि जो है तो रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला जाता है और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और इनको जो उपाधि दिया गया था तो वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। फिर वही देखिए महात्मा की हम बात करते हैं, तो महात्मा बोला जाता है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी को ही बोला जाता है। और ये जो उपाधि दिया गया महात्मा का, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। फिर अगला देखिए जो बीकेन ऑफ लाइट ऑफ एशिया है, तो ये बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। इसके अलावा और देखिए चाचा नेहरू बुलाता है, चाचा के नाम से जाने जाते हैं ये, तो ये आपको बुलाता है जवाहरलाल नेहरू जी को। फिर वही देखिए दिन बंद यहाँ पे आपका दिया हुआ दीन बंधु, यहाँ पे दिया आपका यहाँ पे, तो ये बुलाता है सीएफ एंड्रूज को। और वहीं पे यहाँ पे देखिए आपका देश बंधु है, तो ये बुलाता है सीआर दास को। तो इन दोनों में आप लोग जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग ध्यान देना। फिर अगला देखिए जो फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट की यदि हम बात करें तो ये बुलाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। फिर अगला देखिए फादर ऑफ द लोकल सिविल गवर्नमेंट बुलाता है लॉर्ड रिपन को। फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये बोला जाता है दादा भाई नेहरू जी को। फिर इंडियन आइंस्टीन बोला जाता है, तो नागार्जुन को बोलते हैं हम लोग इंडियन आइंस्टीन। वही इंडियन नेपोलियन की बात करें तो ये बोल दिया गया तो उपाधि समुद्रगुप्ता को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट सॉब्रिक्यूट्स है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको भी नोट कर लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु क्वाइंड द नेम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नेम जो है किसने क्वाइन किया था, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज रहमत अली आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है का करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ही जो है पाकिस्तान का नेम क्वाइन किया हुआ था। तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान का नेम क्वाइन नहीं किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा इज लोकेटेड इन। तो जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो होती है कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखिए ये जो है आपका ये चाइना में लोकेटेड। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये देखिए जो स्प्रिंग टेम्पल आपका है, जो कि ये बुद्धा का एक कोलिजम स्टैचू है आपका, ये जो तो ये जो है मतलब कि ये जो बनाया गया था, तो ये 1997 से लेके 2008 के बीच में इसको बनाई गई थी चाइना के हेनान में।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज द शेप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपका थोड़ा सा ये ट्रिकी टाइप से आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा ओशियन जो है कि जिसका शेप है इंग्लिश जो अल्फाबेट आपका होता है एस, एस जो आपका रहता है तो उसके शेप का है। तो देखिए यदि आप लोग मैप में देखिएगा जितने भी ओशियंस है तो उसमें जो आपका अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका और इधर अफ्रीकन कंट्री और इधर यूरोप है। तो इसके बीच में आपका जो होती है ये जो है आपका अटलांटिक ओशियन है। तो ये जो है एस शेप का बना था, मतलब इस स्ट्रक्चर ही ऐसा है, मतलब कि जो आपका एस के शेप का दिखेगा। तो यही आपका राइट आंसर आपका है, तो दैट इज अटलांटिक ओशियन, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वर्ड डिस्क्राइब द टाइम ऑफ द ईयर कि व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो कौन सा टर्म हम जो है वर्ड को कौन सा वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग कि जब डे और नाइट जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं साल में जो होते हैं जब भी ये, तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज इक्वनॉक्स हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो आपका ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए इनसे रिलेटेड आपका जैसे क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके कि किस तरीके से जो है डे और नाइट में वेरिएशंस होते हैं और कब जो है डे और नाइट किस दिन को इक्वल होती है और किस उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए ये सारे जो रीजन्स होते हैं आपके, ये अर्थ का इंक्लाइंड होने के चलते, क्योंकि जो एक्सिस है अर्थ का तो वो इंक्लाइंड है, ये पूरे तरीके से मतलब कि स्ट्रेट नहीं है, मतलब ये पूरे तरीके से राइट एंगल पे ये नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है एक्सिस पे। तो जो अर्थ का मतलब जो एक्सिस है ये जो आपका ऑर्बिट में है तो ये एंगल ऑफ 23.5 के एंगल से जो है ये इंक्लाइंड है। तो इसके चलते डिफरेंट सीजन्स में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है और साथ में जो लेंथ होती है डे और नाइट का तो इसमें भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब जैसे आपने ये नोटिस किया होगा कि जब गर्मी के दिन आप देखते होंगे तो उस समय डे होता है तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन का होती है और जो नाइट होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन का, और वही विंटर के सीजन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो ये आपका होता है इंक्लिनेशन के चलते। तो अब एक ऐसा कंडीशन भी आपका आता है कि जिस दिन डे और नाइट जो होते हैं तो पूरे इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि 12 आवर्स का डे रहेगा, 12 आवर्स का नाइट रहेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्वनॉक्स हम लोग बोलते हैं। तो ये कब होता है कि जब सन जो है आपका ये वर्टिकली जब ओवरहेड होता है इक्वेटर के ऊपर में, यानी कि ये होता है आपका 2 दिन, एक होता है 20 मार्च को और दूसरा होता है 23 सितंबर को। तो ये 2 दिनों में जो है जो सन वर्टिकली ओवरहेड होता है इक्वेटर के ऊपर में, और इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वनॉक्स बोलते हैं हम लोग। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो डे और नाइट होगा इन दिनों में तो वो इक्वल लेंथ की होती है दोनों हेमिस्फीयर में। फिर उसके बाद एक और इसमें टर्म आपको पूछा जाता है डैट इज समर सोल्स्टाइस का, और एक आपका रहता है विंटर सोल्स्टाइस का। तो ये आपका होता है कि जब सन जो है ये वर्टिकली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे कि आपका ये नॉर्थ जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका है, तो उस समय जो सन रहता है तो वो वर्टिकली ओवरहेड होती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग समर सोल्स्टाइस, यानी कि इस दिन लॉन्गेस्ट डे होती है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। और ये कब होता है तो ये आपका होता है 21 जून को, और इस दिन भी एक इम्पॉर्टेंट डे मनाई जाती है। तो ये आप लोग कमेंट करना यदि आप लोग जानते होंगे तो। फिर उसके बाद देखिए एक और आपका होता है विंटर सोल्स्टाइस का। तो विंटर सोल्स्टाइस जो आपका होता है तो ये उस समय होता है कि जब सन वर्टिकली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, यानी कि जो आपका 23.5 डिग्री जो साउथ में लैटिट्यूड में आपका जो है ये, तो उस दिन जो है इसको बोलते हैं हम लोग समर सोल्स्टाइस, और ये आपका होता है 22 दिसंबर को। तो यानी कि ये वो दिन होता है कि जिस दिन नाइट जो होता है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की होती है और जो डे आपका रहता है तो वो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की होती है। तो आई होप कि अब ये सारा चीज़ आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं इसमें। इक्वनॉक्स आपका क्या होता है तो ये इक्वल डे ऑफ लेंथ होती है, नाइट और जो डे रहता है तो वो इक्वल लेंथ की होती है, और ये कब होता है दैट इज 20 मार्च को और 23 सितंबर को। और वहीं पे समर सोल्स्टाइस आपका है तो ये आपका होता है 21 जून को, और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। और जो आपका यहाँ पे विंटर सोल्स्टाइस है तो ये होता है आपका 22 दिसंबर में। तो ये सारा टर्म जो है आप लोग याद रखना है इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये कब स्टार्ट की गई थी। तो देखिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका है तो ये जो है इनिशिएट किया गया था 1960 में। ये उस समय किया गया था कि जब डेवलपिंग जो वर्ल्ड थे, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, तो वो माल न्यूट्रिशन से वो सफ़र कर रहे थे। तो इसी चीज़ को यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये आपका हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1960 में पूरे वर्ल्ड वाइड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें देखिए जो टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट किया गया था इसमें, जैसे जो बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये प्रोग्रेस किए गए थे, और साथ साथ में जो
जो भी फूड ग्रेन्स थे तो उनका कैसे हम उपज बढ़ा सके, उनको साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें और साथ में हेवी इरिगेशन का हम लोग यूज़ करें, ताकि जो है क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है तो वो इंक्रीमेंट हो। तो इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आपका है, तो ये आपका रिलेटेड है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन से। तो ये तो आपको जैसे वर्ल्ड वाइड के हो गया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है तो ये शुरुआत हुआ था 1966 में, और इसमें जो है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को जो है ज़्यादा इसमें जोर दिया गया था, और स्पेशली जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो स्टेट्स है तो इनमें जो है फोकस ज़्यादा किए गए थे। तो मेजर जो माइलस्टोन जो इसमें अंदर में जो टेकिंग किए गए थे, तो वो था आपका जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट्स के जो सीड्स होते हैं उनका। तो इससे जो है काफ़ी जो है अनाज की जो उपज हुई थी तो वो वृद्धि बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई थी, और ये एक सक्सेस भी हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट। तो टाइडल पोर्ट इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ कंडला पोर्ट, कोची, विशाखापट्टनम या फिर कोलकाता पोर्ट है। तो देखिए जो कंडला पोर्ट आपका है, जिसे कि अब नाम चेंज करके इसका दीनदयाल पोर्ट भी कर दी गई है, तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसे जो टाइडल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर सी पोर्ट्स है तो और उनको किस नाम से और बोला जाता है और इसकी खासियत क्या है, तो और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये सारा चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ पे हम लोग जो है सारे को एक करके देख लेते हैं। तो टोटल यदि हम बात करें इंडिया में, तो 13 मेजर पोर्ट्स है अभी इंडिया में, और उसमें से और भी बहुत सारे मतलब कि जो है माइनर और मेजर इंटरनेशनल पोर्ट्स है, जो कि आपके कोस्टल एरिया जितने भी है इंडिया के 75-17 किलोमीटर की जो टोटल लेंथ है कोस्टल की, तो वो सारे पोर्ट वहीं पे लोकेटेड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेजर पोर्ट आपके हैं वेस्ट कोस्ट की, यदि हम बात करते हैं इधर का जो वेस्टर्न साइड में जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, तो इधर में देखिए जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले ऊपर से आप स्टार्ट कीजिएगा तो गुजरात आपका पहले आता है ऊपर में। तो गुजरात में जो है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट आपका है, जिसे कंडला पोर्ट के नाम से पहले जानी जाती थी। तो ये जो है एक तरीके का एक टाइडल पोर्ट है, और ये जो है लार्जेस्ट सर्विंग पोर्ट है नॉर्दर्न इंडिया का। फिर उसके बाद देखिए दूसरा आपका है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, तो ये महाराष्ट्र में है। जैसे मुंबई नाम का है तो महाराष्ट्र में तो होगा ही ऑब्वियसली, आप लोग इसी से जो है पकड़ सकते हैं इसको। और ये इंडिया का एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है, और ये इंडिया का नेचुरल पोर्ट के अगर बात करते हैं तो उसमें भी ये सबसे लार्जेस्ट है, और ये बिजिएस्ट पोर्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और जितने भी मान लीजिए कोई भी रिलेटेड हो, गुड्स से रिलेटेड हो या फिर और भी सर्विसेज से रिलेटेड हो तो। फिर अगला देखिए आपका है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे कि नवासेरा पोर्ट भी बोला जाता है इसको, और ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है। और ये मुंबई के नियर में ही इसको बनाया गया था, ताकि जो है मुंबई पोर्ट के जो ट्रैफिक है तो उसको कम किया जा सके। और ये एक तरीके का मैकेनाइज्ड है और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का, यानी कि इसको आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है। फिर अगला देखिए आपका दूसरा इसमें है, अगला आपका है दैट इज मर्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट है, तो ये गोवा में आपका है, और ये जो है आयरन ओर को हैंडल करता है, एक्सपोर्ट को हैंडल करती है। फिर न्यू देखिए अगला आपका है न्यू मंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट, तो ये आपका कर्नाटक में है, और ये भी आयरन और एक्सपोर्ट को जो है हैंडल करती है। फिर अगला देखिए कोची पोर्ट ट्रस्ट है, तो ये आपका केरल में है, और ये भी आपका एक नेचुरल हार्बर पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि ये भीमबाड़र लेक पे सिचुएटेड है, और ये जो है आपका स्पाइसेस और साल्ट का एक्सपोर्ट को हैंडल करता है। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे है जितने भी ईस्ट कोस्ट के साइड तरफ जितने भी मेजर पोर्ट्स आपके हैं, यानी कि इधर जो ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया के ईस्टर्न साइड के जो कोस्ट है उधर जो लोकेटेड है, तो इसमें आपका अगर आप नीचे से यहाँ पे हम आते हैं शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, तो इसमें पहला आपका यहाँ पे है बीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट आपका है, जिसे कि पहले ट्यूटिकोरिन पोर्ट के नाम से भी जाना था, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो ये आपका तमिलनाडु में है आपका, और ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट मेजर पोर्ट है इंडिया का। फिर अगला देखिए जो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट आपका है, तो भी कि तमिलनाडु में ही आपका, तो नाम से ही आप लोग इसको पकड़ सकते हैं, और ये अभी आपका एक तरीके का आर्टिफिशियल पोस्ट है, और सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का आफ्टर मुंबई। फिर अगला देखिए आपका है कमराजोर पोर्ट ट्रस्ट, जिसे कि एनोर पोस्ट भी नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में ही स्थित है आपका है, और ये जो है चेन्नई के नियर ही इसको बनाया गया ताकि जो ट्रैफिक है चेन्नई पोर्ट पे उसको कम किया जा सके। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और ये इंडिया का ये सबसे डीपेस्ट पोर्ट भी है, तो ये आप लोग इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच इज इंडिया डीपेस्ट पोर्ट, तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट। फिर अगला देखिए आपका ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है, तो ये उड़ीसा में लोकेटेड है, और ये भी इंडिया का एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है। फिर अगला देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है, जिसे कि पहले हल्दिया और कलकत्ता पोर्ट भी के नाम से भी जाना जाता था, इसका भी नेम चेंज कर दी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखना है इसको, और ये आपका है वेस्ट बंगाल में है, और ये एक रिवरी पोर्ट आपका है जो कि हुगली रिवर पे है। फिर अगला देखिए आपका पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर जो पोर्ट आपका है तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड पे है आपका ये, तो इसे देखिए 13 मेजर पोर्ट भी डिक्लेयर किया गया है कंट्री की। तो ये सारे मेजर पोर्ट आपके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जो है इनको याद रखना।
तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा टाइडल पोर्ट्स है इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज कंडला पोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया आर कोस्टल। तो कितने इंडिया में ऐसे स्टेट्स है कि जो कि कोस्टल है, यानी कि वो तटीय क्षेत्र पे लोकेटेड है। तो देखिए यदि आपने मैप को अच्छे से देखा होगा इंडिया का, और साथ में जितने भी मेजर जो ओशियन से जो लोकेटेड है, जो भी पोर्ट्स के मतलब जो कोस्ट के अराउंड लोकेटेड है, तो आपने देखा होगा कि टोटल जो इंडिया का कोस्ट लाइन है तो वो इसका 75 से 16 किलोमीटर का लगभग है इसकी। तो जिसमें कि टोटल स्टेट जो आपके हैं तो वो टोटल 9 होते हैं। यानी कि यदि हम बात करते हैं वेस्ट कोस्ट का और साथ में ईस्ट कोस्ट का, तो सबको मिला के टोटल अभी 9 ऐसे स्टेट्स है जो कि कोस्टल कोस्टल की जो बाउंड्री है। तो इधर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं पहला कोई गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक और केरल आपका हो गया। और वहीं पे हम बात करते हैं जो कि आपके ईस्ट कोस्टल स्टेट्स है इंडिया के, तो उसमें आपका ऊपर से आप पाइएगा तो इधर वेस्ट बंगाल हो गया आपका, उसके बाद उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद फिर तमिलनाडु है। तो ये सारे चीज जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हैं तो ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चन आपका इसमें बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इनमें से वेस्ट कोस्ट है, कौन सा वेस्ट कोस्टल स्टेट्स है, और कौन सा इसमें ईस्ट कोस्टल स्टेट्स है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो स्टेट है कि जिसकी कोस्टल स्टेट सबसे ज़्यादा है लेंथ की, यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपका गुजरात जो है ये इसका नंबर 1 है कि कोस्टल स्टेट जो है आपका बाउंड्री इसके सबसे ज़्यादा है, बाकी और भी कंपैरिजन के मामले में। तो इस तरीके से देखिए कितने इंडियन स्टेट है जो कि कोस्टल है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी दैट इज 9 इसका हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से आपका आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अमंग में, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और हमने पीडीएफ ऑलरेडी जो है आपको करंट अफेयर का प्रोवाइड कर दिया है और इंग्लिश का भी कर दिया है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। हम आपको जो जनरल अवेयरनेस का भी कुछ दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट जो भी स्टैटिक पोर्शन होंगे जीके के जो कि पूछे जाते हैं घुमा फिरा के इधर से उधर एग्जाम में, तो वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।